5 गलतियां जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स कभी ना कभी अपनी जर्नी में कर ही देते हैं। मैंने भी करी थी एंड मैं चाहता हूं कि आप इनको कभी रिपीट मत करना। लेट्स बिगिन। मिस्टेक नंबर 1। क्या होता है दोस्तों कि हम जब भी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव होता है कि हम उस इन्वेस्टमेंट पर अच्छे खासे रिटर्न्स बना लें। हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते समय बहुत अच्छे से रिसर्च करते हैं उस म्यूचुअल फंड के बारे में, बट हमारा एक्चुअल गोल क्या है उस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए, उस पर हम ज्यादा ध्यान नहीं देते। कितने रिटर्न्स हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कब हम उस म्यूचुअल फंड को विड्रॉ करेंगे, ये सब चीजें हम कभी सोचते ही नहीं है। एंड इसी के चलते जब भी हमें उस पैसे की जरूरत पड़ती है तो या तो हमें उस समय तक अच्छे रिटर्न्स नहीं मिले होते हैं या तो हमें अपनी इन्वेस्टमेंट्स को लॉस में बेचना पड़ जाता है। सपोज किसी कॉलेज में एक स्टूडेंट है जो अभी अपने फर्स्ट ईयर में, एंड उसने फर्स्ट ईयर में म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर दी। उसका टारगेट ये है कि 4th ईयर तक जब उसका प्लेसमेंट हो जाएगा तब तक उसके पास इतने पैसे इकट्ठे हो चुके हो जिससे वो एक स्कूटी या फिर एक बाइक खरीद सके ऑफिस आने जाने के लिए। तो ये उस स्टूडेंट का टारगेट है। अभी एक और स्टूडेंट है जो अभी अपने 3rd ईयर में, एंड उसके कॉलेज खत्म होने में लगभग 1.5 ईयर्स बाकी है। टारगेट उसका भी सेम है, उसको भी 4th ईयर के एंड तक इतने पैसे इकट्ठे करने कि वो एक बाइक खरीद सके। अब आपको क्या लगता है इन दोनों स्टूडेंट्स के लिए आइडियल इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी और आइडियल म्यूचुअल फंड सेम होगा? फर्स्ट वाले स्टूडेंट के पास तो अभी 4 साल बाकी है जिससे वो अपनी इन्वेस्टमेंट्स पर थोड़ा हाई रिस्क अफोर्ड कर सकता है, बट जो सेकंड स्टूडेंट है उसके पास तो बहुत कम समय बचा अपना फाइनल ईयर खत्म होने तक, तो वो उतना रिस्क अफोर्ड नहीं कर सकता। प्लस उसको ये भी सोच के चलना है कि अगर अगले 1 साल में मार्केट क्रैश हो जाए तो उसका पैसा सेफ रहे। एंड ऐसा भी हो सकता है कि सेकंड स्टूडेंट की घर की कंडीशंस अलग हो फर्स्ट स्टूडेंट से, तो इन दोनों के लिए आइडियल म्यूचुअल फंड्स अलग अलग होंगे। ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि जब भी आप कभी किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो अपने माइंड में बहुत ज्यादा क्लियर रहो कि आपका गोल क्या है उस म्यूचुअल फंड से, एंड साथ ही साथ अपनी कंडीशंस को भी कंसीडर करो, तब ही आप अपने लिए एक राइट डिसीजन ले पाओगे। सबकी कंडीशंस अलग अलग होती है सकता है किसी को अपने चाइल्ड की एजुकेशन के लिए पैसे जमा करने हो सकता है कोई एक घर खरीदना चाह रहा हो, एंड कोई ऐसा भी हो सकता है जिसको शायद 5-7 सालों तक पैसे की जरूरत ही नहीं पड़ने वाली, उसका कोई ऐसा प्लान ही नहीं है अगले 5-7 सालों के लिए जिसके लिए उसको बहुत सारा पैसा एक साथ चाहिए हो। आपका गोल क्या है अपनी इन्वेस्टमेंट को लेकर, पहले उस पर क्लैरिटी लाओ एंड उसके बाद अपने लिए एक राइट डिसीजन लो। बढ़ते हैं हमारी सेकंड मिस्टेक की तरफ। अक्सर क्या होता है कि मैंने देखा है जब मेरे दोस्त म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो वो गूगल पे सर्च करते हैं बेस्ट म्यूचुअल फंड्स, या फिर वो यूट्यूब पर सर्च करते हैं बेस्ट म्यूचुअल फंड्स फॉर 2025, 2026। मोस्टली सब लोग पास्ट रिटर्न्स को देखकर डिसाइड करते हैं कि कौन से फंड में इन्वेस्ट करना है। इनफैक्ट मैं भी काफी समय तक जब इन्वेस्ट करता था तो मैं लास्ट 3 इयर्स का 5 इयर्स का रिटर्न्स चेक करता था, एंड अब मैं उस चीज को देखता हूं तो मुझे रियलाइज होता है कि ये कितनी बड़ी मिस्टेक थी। बिकॉज लेट मी शो यू समथिंग। फंड्स इंडिया ने एक स्टडी करी थी जिसमें उन्होंने देखा था कि 4 में से सिर्फ एक म्यूचुअल फंड ऐसा था जो 3 सालों के बाद भी टॉप परफॉर्मर रह पाया था। यानी अगर आप किसी फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो उसके लास्ट 3 इयर्स के रिटर्न्स को देखकर एंड आपको लग रहा है कि ये रिटर्न्स आगे भी ऐसे ही रहेंगे, तो इस चीज के होने के चांसेस सिर्फ 1 आउट ऑफ 4 हैं, यानी कि सिर्फ 25%। इनफैक्ट अगर इस चीज को हम 5 इयर्स के डेटा पर देखते हैं तो यहां पर देखा गया था सिर्फ 5 में से एक म्यूचुअल फंड 5 सालों के बाद भी टॉप परफॉर्मर रह पाया था। इसको अगर हम परसेंटेज वाइज देखें तो 20% का नंबर निकल के आता है, यानी सिर्फ 20% चांस है कि अगर कोई म्यूचुअल फंड लास्ट 5 इयर्स में एक टॉप परफॉर्मर था तो वो अगले साल टॉप परफॉर्मर रह पाएगा। मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं इस चीज के। कई बार होता है कि कोई फंड अगर बहुत जल्दी बहुत अच्छे रिटर्न्स डिलीवर कर देता है तो दूसरे म्यूचुअल फंड्स उसकी स्ट्रैटेजी को कॉपी करने लगते हैं। कई बार पुराने इन्वेस्टर्स अपने प्रॉफिट को बुक करना स्टार्ट कर देते हैं, एंड कई बार ऐसा भी होता है कि फंड छोटे स्केल पे तो अच्छे रिटर्न्स दे देता है, बट बड़े स्केल पे जब ज्यादा लोग उसमें इन्वेस्ट करना स्टार्ट करते हैं तो फंड मैनेजर सिमिलर रिटर्न्स डिलीवर नहीं कर पाता है। इनफैक्ट एक बहुत और इंटरेस्टिंग डेटा था, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। ऐसा देखा गया था कि 2017 से 2019 तक जिन फंड्स का नाम भी किसी लिस्ट में नहीं था, जिनकी रैंक्स 113, 158, 67, 149 ऐसे हुआ करती थी, वो अचानक से 3 सालों के बाद टॉप 5 में आ गए थे। देखो 2020 से 2022 तक जो फंड टॉप परफॉर्मर था वो उससे 3 साल पहले 2017 से 2019 के बीच में 113th रैंक पे था। एंड इनफैक्ट जो फंड्स 2017 से 2019 के बीच में टॉप 5 में आया करते थे वो 3 सालों के बाद टॉप 5 में छोड़ो टॉप 100 में भी कहीं नहीं दिख रहे थे। जो टॉप परफॉर्मर फंड था वो 165th रैंक पे चला गया था, उसने इतनी पुअर परफॉर्मेंस दे दी थी। अभी आई थिंक आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कैसे पास्ट परफॉर्मेंस के बेस पे इन्वेस्ट करना एक अच्छा अप्रोच नहीं होता है। तो बढ़ते हैं हमारे थर्ड मिस्टेक की तरफ। मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं जिसमें लोग अपनी अपनी थ्योरीज देते हैं एसआईपी को लेकर। कुछ लोग का मानना होता है कि महीने के स्टार्ट में ही जब आपकी सैलरी आई होती है
आपको उसी समय एसआईपी कर देनी चाहिए। कुछ लोग का मानना इससे थोड़ा सा अलग होता है। वो लोग सोचते हैं कि टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मंथ, जब ज्यादातर लोग इन्वेस्ट नहीं कर रहे होते म्यूचुअल फंड्स में, अगर आप तब इन्वेस्ट करते हो तो आपको एनएवीज थोड़े कम दाम पे मिल जाती है, तो आपके रिटर्न्स अच्छे बनते हैं अगर आप मंथ के लास्ट में इन्वेस्ट करते हो। अब इन सब बातों में कितनी सच्चाई है उसको समझने के लिए एक बहुत ही अच्छी स्टडी हुई थी, मैं स्क्रीन शेयर करके आपको दिखाता हूँ। ये एक बहुत ही कमाल की स्टडी थी जहां पे लास्ट 28 ईयर्स का डेटा लिया गया था सेंसेक्स का, ये पता करने के लिए कि कौन सी डेट ऐसी थी जिस दिन अगर आप एसआईपी स्टार्ट करते तो आपको सबसे बेस्ट रिटर्न्स मिलते। इन एसआईपीज को 10 सालों के लिए चलाया गया था एंड उसके अकॉर्डिंग कितने रिटर्न्स बन रहे थे वो भी आप देख सकते हो। इसमें आप देखो 1 तारीख को अगर लोग इन्वेस्ट कर रहे थे तो 15.63% के रिटर्न्स बन रहे थे 10 सालों के बाद, एंड लास्ट डेट अगर हम देखें 28 को अगर इन्वेस्ट कर रहे थे लोग तो 15.61%, मतलब बिल्कुल ना के बराबर डिफरेंस है। इनफैक्ट एकदम बेस्ट डेट जो थी अगर हम उसको देखें तो यहाँ पर 15.63% बेस्ट रिटर्न्स थे, एंड एकदम वर्स्ट डेट कौन सी थी अगर हम उस दिन के रिटर्न्स देखें तो 15.56% के रिटर्न्स दिख रहे हैं। बट कोई भी ऐसा पैटर्न हमें नहीं दिख रहा है कि किसी पर्टिकुलर डेट को इन्वेस्ट करने से बहुत ही अच्छे रिटर्न्स मिल रहे हो। इनफैक्ट एक और अच्छा यहाँ पे डेटा था, इसमें देखा गया था कि अगर आप मंथली एसआईपी की पेमेंट नहीं करते हो बल्कि उसको स्प्लिट कर देते हो वीकली या फिर डेली एसआईपी पे, तो क्या कोई आपके रिटर्न्स पे डिफरेंस आता है? एंड XIRR में बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं था। सिमिलर रिटर्न्स जो आपको मंथली देखने को मिल रहे थे वही रिटर्न्स वीकली और डेली एसआईपी पर भी थे। इस डेटा को देखकर हमें यह समझ में आ जाता है कि हमें अपना टाइम और एनर्जी इन सब बातों पे वेस्ट करनी ही नहीं है कि हमें वीकली एसआईपी करनी चाहिए या मंथली एसआईपी करनी चाहिए या फिर कौन सी डेट बेस्ट डेट होती है एसआईपी के लिए। हम सब अलग अलग कहानियां बनाते रहते हैं अपने दिमाग में, बट डेटा के अकॉर्डिंग इन सब चीजों से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। जो भी डेट आपको सूट करे आप उस डेट को एसआईपी स्टार्ट कर दो। अगर आपको डिसिप्लिन रहना है, आप चाहते हो कि जैसे ही सैलरी आए आप उसी समय इन्वेस्ट कर दो ताकि आप उस पैसे को खर्च ना करो, तो आप टुवर्ड्स द स्टार्ट ऑफ द मंथ इन्वेस्ट कर दो। कुछ लोग को लगता है कि ईएमआईज की पेमेंट एक बार हो जाए उसके बाद मैं एसआईपी की पेमेंट करूं, दैट इज ऑल्सो गुड। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आता है तो आपका जो लकी नंबर है आप उस डेट को एसआईपी कर दो। द ओनली थिंग दैट मैटर्स इज हाउ डिसिप्लिन्ड यू आर विथ योर एसआईपीज एंड हाउ कंसिस्टेंट यू आर ओवर अ लॉन्गर टर्म। बढ़ते हैं हमारी फोर्थ मिस्टेक की तरफ। मैंने अपने इंस्टाग्राम डीएम्स को पढ़ना स्टार्ट किया एंड बेयर मार्केट का फेज था, तो सबके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियोज नीचे आते जा रहे थे। सब लोग बहुत ज्यादा पैनिक में थे एंड सबका एक ही क्वेश्चन था कि क्या अभी हमें म्यूचुअल फंड्स को बेच देना चाहिए? जब मार्केट गिरना रुक जाएगी तब हम फिर से इन्वेस्ट कर देंगे। एंड सेम चीज क्रैश से ठीक पहले भी लोग पूछा करते थे कि मार्केट इस समय बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड है, तो क्या अभी हम प्रॉफिट बुक कर लें एंड मार्केट जब करेक्ट होएगी हम दोबारा से इन्वेस्ट कर देंगे। ये डाउट आना देखो बहुत ही कॉमन है, एंड इस चीज पे थोड़ी क्लैरिटी लाने के लिए ज़ीरोधा की टीम ने एक बहुत ही कमाल की स्टडी करी थी। मैं स्क्रीन शेयर करके आपको दिखाता हूँ। उन्होंने लास्ट 20 ईयर्स के डेटा को स्टडी किया था और उन्होंने ऑब्जर्व किया कि 10 में से 8 बेस्ट डेज जो थे उस टाइम में, जिस दिन स्टॉक मार्केट ने सबसे अच्छे रिटर्न्स दिए थे, वो या तो मार्केट क्रैश के दौरान आए थे या तो उसके ठीक बाद आए थे। और साथ ही साथ ये भी ऑब्जर्व किया गया था कि 60 में से 40 बेस्ट डेज जो थे वो करेक्शन के दौरान या तो जस्ट उसके बाद आए थे। अब यहाँ पर अगर आप ये सोच रहे थे कि मार्केट क्रैश हो गई है, मैं अभी इन्वेस्टमेंट रोक देता हूँ एंड जब मार्केट वापस से रिकवर करना स्टार्ट करेगी मैं तब इन्वेस्ट करूंगा, बेसिकली आप ट्राई कर रहे थे कि आप मार्केट को टाइम करो, तो आप इन बेस्ट डेज को मिस कर देते। एंड अगर आप इनको मिस करते तो आपकी इन्वेस्टमेंट पे क्या इंपैक्ट पड़ता, उसी के लिए ज़ीरोधा की एक और स्टडी थी। इसमें देखा गया था कि जो लोग पिछले 20 सालों में मार्केट में इन्वेस्टेड रहे थे उन्होंने बिल्कुल कोशिश नहीं करी मार्केट को टाइम करने को, वो सिर्फ कंसिस्टेंटली अपनी इन्वेस्टमेंट्स करते रहे। उनके CAGR बने थे 15.7%। बट अगर किसी ने जो टॉप 10 डेज थे, जो 10 बेस्ट डेज थे जिस दिन मार्केट ने सबसे ज्यादा रिटर्न्स दिए थे, उनको मिस कर दिया था तो रिटर्न्स बने थे 11.6%। मतलब 20 सालों में सिर्फ 10 दिन जो टॉप 10 डेज थे उनको मिस करने पे रिटर्न्स 15.7% से 11.6% पे आ गए थे। एंड ये चीज रुकती नहीं है, अगर आप टॉप 20 डेज मिस कर देते तो आपके रिटर्न्स होते सिर्फ 8.7%। एंड इस पूरे टेबल को अगर हम देखते जाएंगे तो टॉप 30 डेज मिस करने पर 6.3% रिटर्न्स थे, टॉप 40 डेज मिस करने पर 4.3%, एंड अगर टॉप 60 डेज अगर आप मिस कर देते तो 0.9% रिटर्न्स बनते आपके। 20 सालों में टॉप 60 डेज मिस करने पे रिटर्न्स थे 0.9%। इनफैक्ट अभी भी अगर सेंसेक्स का चार्ट मैं आपको ओपन करके दिखाता हूं तो मार्केट क्रैश होना स्टार्ट हुई थी 26 सितंबर को। इसके बाद सोचो अगर इस पॉइंट पर आते आते आपको लगता कि यार मार्केट अब बहुत ज्यादा गिर चुकी है, एक काम करते हैं इन्वेस्टमेंट रोक देते हैं, जब रिकवरी आएगी मैं तब इन्वेस्ट करता हूँ, तो सोचो ये जो पूरा मूव था ये आप मिस कर जाते हैं। एंड ये रिकवरी कब आनी है, ये बेस्ट डेज कब आने, ये किसी को नहीं पता है। हो सकता है कि जिस दिन आप पैसे विड्रॉ करो उसके अगले दिन ही मार्केट 2% बढ़ जाए,
एंड वो ही बेस्ट डे था मार्केट का जिसको आपने मिस कर दिया होता। ओवरऑल कहने का देखो ये मतलब है कि अलग अलग लोग अलग अलग बातें करते हैं। कोई आपसे कहेगा कि मार्केट यहाँ से रिकवर करने वाली है, कोई आपसे कहेगा मार्केट अब और ज्यादा गिरने वाली है। एंड मैं सबकी रिस्पेक्ट करता हूँ, सबके अपने अपने थॉट्स होते हैं, बट किसी को भी नहीं पता है कि किस डेट पर मार्केट रिकवर कर जाएगी। कोई भी आपको लिख के नहीं दे सकता है कि इस डेट के बाद या फिर इस पॉइंट तक गिरने के बाद मार्केट्स बढ़ ही जाएगी। कोई भी आपको गारंटी नहीं देने वाला। हमारा काम एज अ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर ये प्रिडिक्ट करना नहीं है कि कब मार्केट बढ़ेगी, कब मार्केट गिरेगी। हमारा सिर्फ एक काम है कि हमें कंसिस्टेंटली पैसे इन्वेस्ट करते रहना है एंड एक लॉन्ग टर्म होराइजन लेके चलना है। सो नेवर ट्राई टू प्रिडिक्ट द मार्केट। एंड दिस ब्रिंग्स अस टू द लास्ट मिस्टेक विल डिस्कस इन दिस वीडियो, मिस्टेक नंबर 5। एक बार सोचो, जब हम म्यूचुअल फंड्स में पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो फंड मैनेजर उस पैसे का क्या करते हैं? वो उस पैसे से आगे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। उनकी कुछ इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज होती हैं जिसके बेस पे वो डिसाइड करते हैं कि अब किस स्टॉक को खरीदना है, किस स्टॉक को बेच देना है, किस स्टॉक से प्रॉफिट बुक करके उस प्रॉफिट को दूसरे स्टॉक में इन्वेस्ट करना है। अब जब भी वो स्टॉक्स को खरीदते बेचते हैं तो उसके कुछ चार्जेस होते हैं, जैसे डीपी चार्जेस हो गए, सिक्योरिटी चार्जेस होते हैं, सेबी के चार्जेस होते हैं, स्टैम्प ड्यूटी होती है, जीएसटी होता है। एंड ये सब चार्जेस म्यूचुअल फंड अपनी जेब से तो पे करते नहीं है। जो भी म्यूचुअल फंड से प्रॉफिट या लॉस बनता है उसमें ये चार्जेस एडजस्ट होते हैं, देन फाइनली एनएवी का प्राइस डिसाइड होता है। अब सोचो क्या होगा अगर म्यूचुअल फंड बहुत फ्रीक्वेंटली स्टॉक्स को खरीदना बेचना स्टार्ट कर दे। उन्होंने आज किसी स्टॉक को खरीदा, देन उसको एक हफ्ते के बाद बेच दिया, फिर कोई दूसरा स्टॉक खरीदा, फिर उसको बहुत जल्दी बेच दिया। ऐसा करने से बहुत सारे चार्जेस एक्यूमुलेट होने लगेंगे, जो कि तभी जस्टिफाइड है जब म्यूचुअल फंड उसके बेस पे अच्छे रिटर्न्स डिलीवर कर पा रहा हो। अगर देखो म्यूचुअल फंड की स्ट्रैटेजी ऐसी है कि उनको बहुत फ्रीक्वेंटली स्टॉक्स को खरीदना बेचना पड़ता है एंड इस स्ट्रैटेजी को यूज करके वो अपने पीयर्स से ज्यादा अच्छे रिटर्न्स दे पा रहे हैं, देन इट इज ओके। बट अगर उनके रिटर्न्स भी खराब हैं और वो बहुत ज्यादा स्टॉक्स को खरीद बेच रहे हैं जिससे चार्जेस भी ज्यादा हो रहे हैं हम लोग के लिए, तो ये एक प्रॉब्लम वाली बात हो सकती है। कोई भी म्यूचुअल फंड कितनी रेगुलरली अपने पोर्टफोलियो को पूरी तरह से चेंज कर देता है ये आप पता कर सकते हो उसका पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो देख के। एंड ये वैल्यू आपको अपने हर म्यूचुअल फंड के लिए रेगुलरली चेक करते रहना चाहिए। एक हाई पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो सिर्फ तभी जस्टिफाइड होगा जब म्यूचुअल फंड उसके बेस पे अच्छे रिटर्न्स डिलीवर कर रहा हो। मैं मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे आके एक एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। ये कोई भी पेड प्रमोशन नहीं है, ना मैंने इस फंड में इन्वेस्ट किया, सिर्फ एग्जांपल के तौर पे मैं यूज कर रहा हूँ। तो अगर मैं एक्सिस स्मॉल कैप फंड का पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो चेक करता हूँ तो इनका पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो 39% का है और इसी के साथ में हमको दिखेगा कि इसकी कैटेगरी के बाकी म्यूचुअल फंड्स का एवरेज 126.14% का है। तो इसका मतलब हुआ कि एक पूरे साल में एक्सिस स्मॉल कैप फंड का 39% पोर्टफोलियो चेंज होता है। तो उसके अकॉर्डिंग इनका पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो अपनी कैटेगरी के एवरेज से कम है। बट अगर यही पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो लेट्स से 200% का होता अपनी कैटेगरी के एवरेज से बहुत ज्यादा, तब इसके साथ साथ हमें रिटर्न्स को भी चेक करना पड़ता ये जानने के लिए कि इतने हाई पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो के बाद क्या ये म्यूचुअल फंड अपनी कैटेगरी के बाकी फंड से अच्छे रिटर्न्स दे भी पा रहा है कि नहीं। कुछ भी नया सीखने को मिला इस वीडियो से तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना एंड ऐसी रेगुलर वीडियोस आपको मिलते रहे उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। एक सिमिलर वीडियो मैंने बनाया था जिसमें मैंने 5 अलग मिस्टेक्स को डिस्कस किया था जो लोग म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते समय करते हैं। वो वीडियो आप यहाँ पर क्लिक करके देख लेना। चलो जी, फिर मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। अंटिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज मार्केट गबरू साइनिंग ऑफ।